Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were doing unit 5th, which is integrated circuit timer and phase log loop with the code KC501. Last lecture में we were doing astable multivibrator using 555 IC timer and जिसमें हमने डिस्कस किया था astable multivibrator की डिजाइनिंग, उसका वर्किंग. Then we have also calculated its time period as well as duty cycle using 555 timer. Today we will discuss about the next topic, which is the voltage controlled oscillator. Also it is known by the name IC566. So basically अभी तक हमने 555 टाइमर IC के बारे में स्टडी किया था. अब VCO के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो एक IC ही है, उसका नंबर क्या है 566. तो ऑब्वियसली अगर IC है तो उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें देखना पड़ेगा. So इस VCO टॉपिक के अंदर what we will discuss about its concept, इसका पिन डायग्राम, then we will discuss about its block diagram and the working principle. We'll discuss about the expression of output frequency and its application. Now ये जो expression of output frequency है, ये इसमें बहुत important concept है. Why? Because जब हम concept समझेंगे VCO का, then we will understand कि इसमें frequency का क्या use है. So let us start with the conceptual part of VCO. So as the name suggests, जैसे हमें नाम से यहाँ पता चल ही रहा है कि ये voltage controlled oscillator एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसको वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, राइट? और ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको एक वोल्टेज कंट्रोल कर रही है. सो दैट इज व्हाई यहाँ नीचे जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो, हमने VCO का ब्लॉक डायग्राम बनाया है. आउटपुट पे हमने लिखा है आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट पर हमारे पास वोल्टेज है. और ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट voltage, or you can say that this output frequency is controlled by this input voltage, right? So यही चीज हमने यहाँ लिखी है. A voltage controlled oscillator is an oscillator with an output signal whose output can be varied over a range which is controlled by the input DC voltage, right? जिसको एक input DC voltage control करता है. और you can also say that it is an oscillator whose output frequency is directly related to the voltage at its input. Directly proportional है frequency इसके input voltage से. ठीक है, तो ये जो oscillation frequency होती है, ये जो output पे हमें frequency मिल रही है, ये कहाँ से कहाँ तक vary कर सकती है? It can varies from few hertz to 100 of gigahertz. And by varying this input DC voltage, the output frequency of the signal produced is adjusted. अगर इस इनपुट वोल्टेज को हम वेरी करते हैं तो ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है इसे भी हम वेरी कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इन विच वी आर यूजिंग दिस VCO, राइट? सो कंसेप्ट देखते हैं कि इस VCO के पीछे कंसेप्ट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने कहा कि इट इज एन ऑसिलेटर, तो अगर हम ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करें तो वी नो अबाउट द RC ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर. तो इन दोनों ही ऑसिलेटर की मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैंने यहाँ मेंशन की है. So for RC oscillator, the frequency of oscillation is F is equal to 1 upon 2 pi RC. Similarly, for LC oscillator, the frequency of oscillation is 1 upon 2 pi root of LC. इन दोनों ही फॉर्मूले से एक चीज तो बहुत क्लियर है that this frequency term is inversely proportional to the capacitor. ये चीज बहुत क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कैपेसिटर से इनवर्स रिलेशन बना रही है. दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कैपेसिटर विल डिक्रीज, और अदरवाइज यू कैन से अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटर विल इंक्रीज बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन. बट हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इनपुट वोल्टेज के, और यू कैन से द मॉड्यूलेटिंग इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज के, बट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर, सो दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वो कब इंक्रीज होगी? जब हमारी इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, बट इन दैट केस कैपेसिटर विल डिक्रीज. और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से दैट अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होगी? जब इनपुट वोल्टेज कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, बट इन दैट केस कैपेसिटर विल बी मोर, राइट? सो दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन दिस फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस एंड इनपुट वोल्टेज. और यही कंसेप्ट है पूरे VCO का कि कैपेसिटर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी. और ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो भी हम इनपुट दे रहे हैं
उसके ऊपर ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है। अगर इस वी इन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली ये फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड दिस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ऑल्सो मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया है, अब हमें रिलेशन पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट वोल्टेज और यू कैन से इन द मॉड्यूलेटिंग इनपुट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो अगर हमें कुछ प्लॉट बनाना है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटिंग इनपुट, अगर कोई प्लॉट बनाना है तो व्हाट विल बी दैट प्लॉट। ऑब्वियसली अगर वो डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन करते हैं दोनों, तो उनके बीच में जो प्लॉट होगा दैट विल बी लीनियर। सो यहाँ पर मैंने जो प्लॉट लिया है ये क्या है, ये मिनिमल वैल्यूज का लिया है, वीसी मिनिमम, वीसी नॉमिनल, वीसी मैक्सिमम, तीन वैल्यूज ली हैं एंड उसके अगेंस्ट जब प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, सो वी कैन सी कि वी आर गेटिंग अ लीनियर ग्राफ। व्हाई लीनियर? बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का या मॉड्यूलेटिंग इनपुट का एक डायरेक्ट रिलेशन है, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो यही चीज यहाँ मेंशन की है, दैट द इनपुट वोल्टेज और द कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज क्या है? कंट्रोल वोल्टेज बोलो, मॉड्यूलेटिंग इनपुट बोलो, वन एंड द सेम थिंग, इनपुट वोल्टेज एक ही बात है, ठीक है। सो द इनपुट वोल्टेज और द कंट्रोल वोल्टेज इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस गेट रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली जब वी इन इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। Hence the control voltage and the frequency of oscillations are directly proportional, दोनों directly proportional है obviously, and that is when one increases the other will increase, ठीक है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी या हमारी कंट्रोल वोल्टेज इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशन इन बिटवीन देम, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम में कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी, बट बिफोर ब्लॉक डायग्राम लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स पिन डायग्राम, कि इसके पिन्स कैसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं। So this is a simple pin configuration of voltage controlled oscillator, और ये जो VCO है इसका पिन नंबर, इसका नेम क्या है, NE/SC566। बेसिकली जब ये पहली बार मार्केट में आया था तो इट वाज इन्वेंटेड बाय दिस नेम NE/SC566, ठीक है। तो वी कैन सी ये 8 पिन IC है, हमारे पास 8 पिन्स हैं यहाँ पर। तो इसके पिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पिन इज बेसिकली द ग्राउंड पिन। फर्स्ट पिन इज ग्राउंड पिन। बेसिकली वी नो दैट कि फर्स्ट एंड एट्थ पिन, अभी हमने 555 टाइमर भी किया था, तो फर्स्ट एंड एट्थ पिन हमारी क्या थी, ग्राउंड एज वेल एज VCC थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट पिन क्या है, ग्राउंड, एंड एट्थ पिन क्या है, सप्लाई वोल्टेज VCC। सो यहाँ हम कितनी ले सकते हैं, क्या रेंज ले सकते हैं सप्लाई वोल्टेज की, +9 वोल्ट्स टू +24 वोल्ट्स की हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ यूज कर सकते हैं, right? Then second pin क्या है, NC। NC means there is no connection from this point। इस पॉइंट को अभी तक यूज किया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं NC, मतलब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। देन थर्ड एंड फोर्थ पिन, ये दोनों पिन क्या है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ पिन में देखिए लिखा हुआ है आउट आउट, दैट मीन्स ये दोनों ही पिन आउटपुट पिन है। अब दो पिन आउटपुट क्यों है, क्योंकि यहाँ से इस IC से, इस VCO IC से हमें दो टाइप की आउटपुट मिलती हैं। एक मिलती है स्क्वायर वेव आउटपुट एंड द सेकंड वन इज ट्रायंगुलर वेव आउटपुट। ये क्यों मिलती है ये हम डिस्कस करेंगे इसके ब्लॉक डायग्राम में। सो थर्ड पिन पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है स्क्वायर वेव आउटपुट, एंड फोर्थ पिन पर हमें क्या मिलता है, ट्रायंगुलर वेव आउटपुट, राइट। देन इसके फिफ्थ पिन पर देखते हैं। फिफ्थ पिन इज द मॉड्यूलेशन इनपुट। सो बेसिकली जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हमारा फिफ्थ पिन पर। इनपुट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इसके कंसेप्ट के बारे में कि जब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी हमें उसके प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो जब यहाँ पर इस पिन पर हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी हमें प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी आउटपुट पर, राइट। सो दैट इज द पिन फिफ्थ जहां पर हम इनपुट को अप्लाई करते हैं। देन सिक्स्थ एंड सेवंथ पिन क्या काम कर रहे हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ पिन जो है हमारे वो टाइमिंग रेजिस्टर और टाइमिंग कैपेसिटर है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टर और कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं वो हम सिक्स्थ पिन एज वेल एज सेवंथ पिन पर कनेक्ट करते हैं, राइट। एंड द एट्थ पिन इज अगेन द VCC, जो हम +9 टू +24 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द होल पिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस VCC एंड व्हिच इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक पिन इसका कुछ है नहीं, उसमें एक पिन पे आपने कोई कनेक्शन नहीं दिया है, एक ग्राउंड है, एक VCC है, दो हमारी आउटपुट है, एक इनपुट है, एंड दो हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर, राइट। सो ये हमारा हो गया पिन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लॉक डायग्राम। अब ये जो सर्किट मैंने यहाँ शो किया है, दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ VCO।
ये मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। इसका मैं सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगी कि स्मिथ ट्रिगर को ओपन करके डिजाइन किया है, करंट सोर्स को ओपन करके डिजाइन किया है, पर इस ब्लॉक डायग्राम का पर्पस क्या है वो चीज पहले हम डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम कि ये जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स किस किस से कनेक्टेड है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है सी, 6th पिन पर बेटा रेजिस्टर लगा हुआ है, 7th पिन पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। सो इन दिस पिन डायग्राम यू कैन सी 6th पिन पर रेजिस्टर है, 7th पिन पर कैपेसिटर है, राइट। सो यही चीज हमने यहाँ मेंटेन की है। देन 5th पिन से हम मॉड्यूलेटिंग इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमने मॉड्यूलेटिंग इनपुट दिया है, किसे दिया है, करंट सोर्स को हम इनपुट दे रहे हैं। देन हमारे पास एक स्मिथ ट्रिगर है। अब स्मिथ ट्रिगर हमने अपने थर्ड यूनिट में स्टडी किया था इन द नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ आईसी ओपैम्प, जहां हमने ये चीज डिस्कस की थी कि स्मिथ ट्रिगर क्या है। स्मिथ ट्रिगर बेसिकली एक रीजनरेटिव कंपैरेटर है। वो दो इनपुट्स को कंपेयर करता है और आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हमने स्मिथ ट्रिगर के आगे एक बफर यूज किया है। उस बफर एम्पलीफायर में स्मिथ ट्रिगर की इनपुट मिल रही है और आउटपुट पे मुझे स्क्वायर वेव आउटपुट मिल रही है। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट कि स्मिथ ट्रिगर से जो भी आउटपुट आएगी वो हमें स्क्वायर वेव प्रोवाइड करेगी, जो हमें थर्ड पिन पर मिल रही है। फोर्थ पिन पर हमें ट्रायंगुलर इनपुट मिल रही है, ट्रायंगुलर आउटपुट मिल रही है, और वो हमें स्मिथ ट्रिगर से नहीं, स्मिथ ट्रिगर की पहले पॉइंट से मिल रही है जो कि कैपेसिटर से कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो हमें आउटपुट मिल रही है वो थ्रू दिस पावर बफर हमें फोर्थ पिन पर मिल रही है, विच इज द ट्रायंगुलर आउटपुट, राइट। तो ये तो है हमारा ब्लॉक डायग्राम। यही अगर इसको आईसी की टर्म्स में देखें, हमने इस आईसी की कनेक्शंस की हैं, तो यहाँ पर हमने कैसे कनेक्शन किया है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है हमारा जो 6th पिन पर है, 7th पिन पर कैपेसिटर है, देन 5th पिन पर हमारा वीसी इनपुट है एंड 8th पिन पर वीसीसी सप्लाई है, 4th एंड 3rd पिन हमारी आउटपुट है, 1st पिन इज ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटर्नल सर्किटरी है पूरी, 4th एंड 3rd पिन पे मिल रही है हमें। ये हमने आईसी के थ्रू सेम कनेक्शन दिखाए हैं कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, और यही चीज हमने यहाँ नीचे डिस्कस की है दैट द फिगर शोज दैट द LM566 IC shows contains current sources to charge and discharge an external capacitor at a rate set by an external resistor R1 and the modulating DC input voltage V। मतलब ये जो करंट सोर्स है, यहाँ से हमें इनपुट, ये किससे कनेक्टेड है, ये रेजिस्टर से कनेक्टेड है और ये वीसी से कनेक्टेड है मॉड्यूलेटिंग इनपुट से। इसकी वजह से जो कैपेसिटर है ये चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। 5th और 6th पिन के बीच में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। यू कैन सी 5th एंड 6th पिन के बीच में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है 0.001 माइक्रोफेराड का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, स्मिथ ट्रिगर का यूज बताया हुआ है कि स्मिथ ट्रिगर हम क्यों यूज कर रहे हैं। स्मिथ ट्रिगर बेसिकली हमें पता है कि हम स्मिथ ट्रिगर की हेल्प से हम स्क्वायर वेव को जनरेट करते हैं, right? So this is what written over here. A Smith trigger circuit is used to switch the current sources between the charging and the discharging the capacitor, and the triangular voltage produced across the capacitor and the square wave from the Smith trigger are provided as outputs through buffer amplifiers, ठीक है। स्मिथ ट्रिगर की वजह से हमें स्क्वायर वेव मिल रहा है एंड कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से हमें ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिल रही है, एंड उसके लिए हमने दो बफर एम्पलीफायर्स यूज किए हैं। बफर एम्पलीफायर का पर्पस क्या होता है, हमने यूनिट 1 में पढ़ा है लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प में कि बफर एम्पलीफायर्स क्या काम करते हैं। वो बेसिकली यूनिटी गेन एम्पलीफायर्स होते हैं, वो डाटा को अपने में सेव रखते हैं, ठीक है। उसमें एम्पलीफिकेशन क्या हो, एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, लेकिन वो डाटा को सेव रखते हैं और जो आप उसमें इनपुट देते हो वही हमें आउटपुट पे मिल जाता है। वो यूनिटी गेन, मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हम बफर्स यूज करते हैं हमारे सर्किटरी में, राइट। सो ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गई सर्किट की। अब देखते हैं कि ये बेसिकली ये सर्किट डायग्राम काम कैसे करता है। तो स्मिथ ट्रिगर को हम ओपन करके बनाते हैं नेक्स्ट सर्किट में। तो यहाँ हमने इस ब्लॉक डायग्राम को प्रॉपरली ओपन करके डिजाइन किया है। सो लेट अस सी कि अब ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3rd एंड 4th पिन पे हमें आउटपुट मिल रही है। फर्स्ट पिन हमारा ग्राउंडेड है, सी फर्स्ट पिन इज ग्राउंडेड। सेकंड पिन हमारा नॉट कनेक्टेड पिन है, तो इसलिए उसमें यहाँ शो नहीं हो रहा है। 3rd एंड 4th पिन पर हमें आउटपुट मिल रही है। 5th पिन पर यू कैन सी हमने इनपुट प्रोवाइड किया है। 6th पिन पर हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है एंड 7th पिन पर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है एंड द लास्ट पिन 8th पर हमारा वीसीसी है। अब वही सर्किट है सेम, दो बफर एम्पलीफायर्स हैं, एक स्मिथ ट्रिगर है, एक करंट सोर्स है, उसे जस्ट हमने ओपन करके डिजाइन कर दिया है। तो लेट अस सी कि ये काम कैसे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मिथ ट्रिगर को देखते हैं। एज वी नो ये पूरा सर्किट हमारा स्मिथ ट्रिगर है,
ठीक है। स्मिथ ट्रिगर है, स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है, बेसिकली स्मिथ ट्रिगर है हमारा रीजनरेटिव कंपैरेटर। एंड जब हमने रीजनरेटिव कंपैरेटर डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रीजनरेटिव कंपैरेटर वो कंपैरेटर है जिसमें फीडबैक हम पॉजिटिव यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो फीडबैक है इस कंपैरेटर से, इस ओपैम्प से जो रेजिस्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जा रहा है। सो इट इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक। और इस स्मिथ ट्रिगर की जो आउटपुट होती है वो आउटपुट क्या होती है, वो हमारी स्क्वायर वेव होती है। सो दैट इज व्हाई इस स्मिथ ट्रिगर से हमने एक पावर एम्पलीफायर लगाया है, एक इन्वर्टर लगाया है, जिसकी वजह से हमें एक, और यू कैन से ये बफर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक स्क्वायर वेव आउटपुट मिल रही है, राइट। जो हमें ट्रायंगुलर आउटपुट मिल रही है वो आउटपुट कहाँ से मिल रही है, ट्रायंगुलर आउटपुट हमें स्मिथ ट्रिगर की पहले ही मिल रही है, ठीक है। बिकॉज स्मिथ ट्रिगर में अगर हमने ट्रायंगुलर आउटपुट दे दी तो स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट तो स्क्वायर वेव होती है, तो यहाँ से तो हमें स्क्वायर वेव ही मिलेगी। लेकिन ये ट्रायंगुलर आउटपुट हमें कहाँ से मिल रही है, स्मिथ ट्रिगर के पहले से मिल रही है। और यहाँ पर आउटपुट कहाँ से मिल रही है, ये आ रहा है हमारे इस बफर से। ये बफर जो हमारा कैपेसिटर सीटी है, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से इसके अक्रॉस जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो इस बफर में सेव हो रही है, और वही आउटपुट हमारे फोर्थ पिन पर रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की कंडीशन फॉर्म में आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो इस तरह से हमें थर्ड आउटपुट मिलती है, स्क्वायर वेव आउटपुट मिलती है स्मिथ ट्रिगर से, और फोर्थ आउटपुट मिल रही है हमें कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से, जो कि हमारे बफर 1 में A1 में आके सेव होती है और फिर वो आउटपुट पे प्रेजेंट हो जाती है एट द फोर्थ पिन, ट्रायंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। सो ये तो वर्किंग है स्मिथ ट्रिगर की एंड बफर की। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कांस्टेंट करंट सोर्स या सिंक जो हमने लिखा है, इसका यूज क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स, दैट मींस ये एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है इस पूरे सर्किट को, इस पॉइंट पर। ये कांस्टेंट करंट सोर्स इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो दैट मींस ये जो कांस्टेंट करंट सोर्स है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये इस पूरे सर्किट को एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, लेट अस सी दैट। नाउ इस कांस्टेंट करंट सोर्स में दो इनपुट्स कौन से हैं, एक तो फिफ्थ पिन जा रही है, तो यहां से हमने इनपुट दिया है मॉड्यूलेटिंग इनपुट वीसी, राइट। सिक्स्थ पिन बेस से कनेक्टेड है एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो पोटेंशियल फिफ्थ पिन पर होगा वही पोटेंशियल इस सिक्स्थ पिन पर भी होता है, मतलब अगर यहाँ पर वीसी है तो यहाँ पर भी वी आर अज्यूमिंग कि वो वीसी ही होगा, ठीक है। एंड लेट अस से कि यहाँ पर जो करंट आरटी रेजिस्टर है इसके क्रॉस करंट आई फ्लो कर रहा है एंड दिस इज द वीसी। तो अगर यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, हमारे पास इक्वेशन आती है वीसीसी माइनस आई आर टी माइनस वीसी इज इक्वल टू 0, और यू कैन से, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। या हम ये भी कह सकते हैं वीसी को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे कर देते हैं, सो इक्वेशन विल बी वीसीसी माइनस आई आर टी इज इक्वल टू वीसी। अब ये इक्वेशन है एंड नाउ आई एम सेइंग कि ये सर्किट जो है ये कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस लोअर पोर्शन को। तो कांस्टेंट करंट कैसे प्रोवाइड करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, यहाँ जो वीसीसी है ये कांस्टेंट है, वीसीसी हमारा कांस्टेंट रहेगा, 9 से 24 वोल्ट तक की हम कोई वीसीसी दे रहे हैं तो दिस विल बी रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो मॉड्यूलेटिंग इनपुट है ये हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, अब दो ही वैल्यू रह गई है, कांस्टेंट करंट हमें देना है एंड ये वीसी है, तो दैट मींस यहां से कांस्टेंट करंट कैसे प्रोवाइड करेगा, केवीएल हमेशा यही रहेगी, लेकिन वैल्यू हमेशा इस पॉइंट पे जो सेम पोटेंशियल सेम करंट जाना चाहिए वो कैसे जाएगा। अब होगा क्या, जब मैं यहाँ से मॉड्यूलेटिंग इनपुट प्रोवाइड करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉड्यूलेटिंग इनपुट वीसीसी चेंज होगा नहीं, आरटी चेंज होगा नहीं, क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ करंट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीसी। तो अगर हमारा वीसी इंक्रीज हो जाता है, अगर हम मॉड्यूलेटिंग इनपुट ज्यादा देते हैं, तो ये करंट क्या करेगा, ये अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर लेगा सो दैट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन रहे। वहीं पर अगर वीसी कम हो जाता है तो ये करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सो दैट अगेन वही वैल्यू यहाँ पर मेंटेन रहे। सो क्या होता है, इस पॉइंट पर, इस कांस्टेंट करंट सोर्स वाले जो पॉइंट पर वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए ये करंट जो है अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। क्यों करता है चेंज खुद को, कभी कम कभी ज्यादा, सो दैट ये जो सोर्स है, ये जो सिंक्स आइटम है, ये हमेशा इस सर्किट को एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता रहे। तो इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग इनपुट ये खुद को कम ज्यादा करता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट, राइट। सो दिस इज हाउ दिस IC 566 वर्क्स।
राइट। सो ये है कांस्टेंट करंट सोर्स का काम। कांस्टेंट करंट सोर्स इसको यहाँ कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। कांस्टेंट करंट प्रोवाइड होने की वजह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से फोर्थ पिन पर हमें ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगी एंड स्मिथ ट्रिगर हमें मिलेगा एट स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट हमें मिलेगी एट पॉइंट 3 विच इज स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस होल सर्किट डायग्राम वर्क्स। ओके, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जो हमारी VCO की आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसे हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? ये VCC तो है सप्लाई वोल्टेज, VC है हमारी मॉड्यूलेटिंग इनपुट, R1 इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर, टाइमिंग रेजिस्टर, एंड C1 इज द टाइमिंग कैपेसिटर। ठीक है, सो वी कैन सी कि फ्रीक्वेंसी हमारी R और C पे तो डिपेंड कर ही रही है। ऑल्सो वी कैन सी कि यहाँ से जो हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग में स्टडी किया था वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर के, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉड्यूलेटिंग इनपुट। सो ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से, वही चीज हमारी क्लियर हो रही है। राइट, तो दैट मीन्स ये प्रूफ हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग इनपुट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज हाउ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड। राइट, देन वी हैव फ्यू फीचर्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। फीचर्स में हम देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 2-3 पॉइंट्स कि इसके जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है इट इज 10 वोल्ट्स टू 24 वोल्ट्स। इट हैज हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका कितना है 0 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक। देन द फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर और कैपेसिटर। फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनमें से किसी भी टर्म से। क्यों? बिकॉज यू कैन सी कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज से भी, रेजिस्टर से भी, कैपेसिटर से भी। राइट, सो फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय ईदर वेज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना है 300 मिलीवोल्ट्स इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इसकी जो पावर सप्लाई रिजेक्शन है इट इज एक्सीलेंट, it is very good. Right, so these are few features for your voltage controlled oscillator. Then you can see the applications of voltage control oscillator की कहाँ पर हम इस VCO को यूज कर सकते हैं. So we can use it in the function generator. क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है. So we can use it as a function generator. इसे हम टोन जनरेटर और you can say in the musical instrument में हम इसे यूज कर सकते हैं. Again because ये फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, हमें जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट वोल्टेज देंगे और अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्रिएट कर सकते हैं. Then we can use it in the phase lock loop. phase lock loop में frequency matching के purpose से हम PLL में से use कर सकते हैं. Also it can be used in the communication circuits like frequency synthesizer, FM modulation, FSK, and in the clock generator circuit, right? So these are few applications for the voltage controlled oscillator. So guys, this is all about voltage controlled oscillator. If you have any query, you can post your query in the comment box. Thank you so much.